नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और यदि आप लोग अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उसके बाद फिर आप अपने पढ़ाई का, अपने करियर का ख्याल रखें। तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हिस्टोरियोग्राफी, हिंदी में जिसे आप इतिहास लेखन कहते हैं। आसान भाषा में आप कह सकते हैं इतिहास लिखने के डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज। ठीक है, तो इससे पहले एक लेक्चर हमने आपको हिस्टोरियोग्राफी पे दिया था और उस लेक्चर का नाम था सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाएं और आप वहां पर टाइप कीजिएगा हिस्टोरियोग्राफी बाय अमृतराज या फिर सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी बाय अमृतराज ऑन कुसुम नेट क्लासेस। इतना आप टाइप करेंगे जैसे ही बाय अमृतराज तो सबसे ऊपर में हमारा लेक्चर आ जाएगा और आप वहां से उस लेक्चर को देख लीजिएगा। और लेक्चर जब आप देखिएगा तो उसका नोट्स भी साथ में तैयार जरूर कीजिएगा। तो वह हिस्टोरियोग्राफी पे हमारा पहला लेक्चर था। तो उस लेक्चर के बाद कई लोगों के बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आए, तो हमने सोचा कि एक हिस्टोरियोग्राफी का सीरीज चलाया जाए जिसमें हम लोग हिस्टोरियोग्राफी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी पे हम लोग विस्तार में बात कर सकें। तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया देख करके। तो इसीलिए हमने यह निर्णय लिया कि इसको हम और विस्तार में बात करेंगे हम सभी मिलकर। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हिस्टोरियोग्राफी का पहला लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग मुख्य तौर पे बात करेंगे इतिहास लिखने के कितने अप्रोचेज चल करके आए और हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं। यानी कि आप इतना समझ लो कि हिस्टोरियोग्राफी का यह इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, जिसमें हम लोग सिर्फ यह चर्चा करेंगे कि इतिहास लेखन वाले टॉपिक में, वाले अध्याय में हम लोग इन टॉपिक पे, इन सब चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए फिर आप हेडिंग दे दीजिए हिस्टोरियोग्राफी। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कई साथी वीडियो को देखते हैं, कई छात्र। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जब आप वीडियो को देखते हैं तो कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई, कोई चीज़ें बहुत अच्छी लगी, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताएं। या फिर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से नहीं बताना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली आप हमारे मेल से संपर्क करके आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, चलो तो फिर आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग दे दीजिए हिस्टोरियोग्राफी। दिख रहा है? हाँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समय इसमें वीडियो लंबा भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ते हैं। समय कोई लिमिट नहीं है कि 20 मिनट में पढ़ा दूं, 30 मिनट में पढ़ा दूं, 40 मिनट में ख़त्म कर दूं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। यह यहाँ पर बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, सौदेबाजी नहीं चल रही है कि अपने 6 महीने के अंदर पूरा इतिहास को ख़त्म कर दूँगा, 2 महीने के अंदर ये ख़त्म कर दूँगा। इस तरीके की कोई बकवास बातें नहीं होंगी। जितना पर्याप्त समय लगेगा, यानी कि जितना भी समय लगे उसको ख़त्म करने में, हम लोग उसको विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग नॉलेज पर्पस से इसे पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो हिस्टोरियोग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपके यूजीसी नेट के यूनिट 10 के सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। लेकिन यूनिट 10 में बहुत कम अप्रोचेज हैं, बहुत कम अप्रोचेज को शामिल किया गया है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो सभी अप्रोचेज के बारे में पढ़ेंगे, ताकि एक विस्तार पूर्वक एक नॉलेज हो सके, थोरो नॉलेज हो सके, ताकि आप किसी और को पढ़ा सकें। और मैं बार बार कहता हूँ आप सभी को कि आप ऐसे पढ़ाई करो जैसे कि आप किसी और को पढ़ा सकते हैं। इतने काबिलियत के साथ, इतने मेहनत के साथ, इतने जुनून के साथ आप इसको पढ़िए, समझिए और महसूस कीजिए, फिर मज़ा आएगा। पढ़ने का असली मज़ा तभी है, पढ़ो ऐसा कि आप दूसरे को पढ़ा सको, अन्यथा पढ़ने का क्या फ़ायदा। जब आपके पास नॉलेज आएगा तब आप नॉलेज को दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, तभी आपके नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा, उसमें वृद्धि होगा। यदि आप उसको नहीं आगे बढ़ाएंगे तब फिर वैसे ही रह जाएगा।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नॉलेज जब आता है आपके पास तो उसको शेयर कीजिए। जैसे मेरे पास आया तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी शेयर कीजिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलिए तो फिर हिस्टोग्राफी आपने लिख लिया, और आप देखते हैं हम लोग कौन कौन से अध्याय को इसमें बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले अध्याय के बारे में लिखें आप। हाँ, पहला अध्याय है जनरलाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्यीकरण। दूसरा अध्याय लिखें कार्य कारण संबंध। कार्य को क्या बोलेंगे? वर्क। कारण को काउस रिलेशन। तीसरे नंबर पे लिखिए, और तीसरा अप्रोच होगा वस्तुपरकता। और व्याख्या, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्सप्लेनेशन। दिख रहा है ना? चलो, दिखना तो चाहिए। और चौथे नंबर पे लिखेंगे, चौथा चैप्टर होगा हिस्ट्री, आइडिया एंड सोसाइटी। हिंदी में बोलेंगे इतिहास, विचारधारा एवं समाज। ठीक है, चलो अब एक बार हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर यह बात करते हैं कि आखिर इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे और इसका क्या इम्पोर्टेंस होगा इतिहास में, इतिहास लेखन में। तो देखिए, जनरलाइजेशन का जो चैप्टर है, सामान्यीकरण का जो चैप्टर है, वह इसमें हम लोग यह पढ़ते हैं जैसे इतिहासकार किसी भी चीज़ को लिखते हैं, कहीं से वह फैक्ट को कलेक्ट करते हैं तो वह अपने भाषा में उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं, उसको सामान्य भाषा में उसको तब्दील करते हैं, और सामान्य भाषा में तब्दील करने के बाद आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। हूबहू वैसा ही फैक्ट ला करके आपके सामने दे दिया जाए तब आप समझने में आपको परेशानी होगी और आप बहुत सारे दिक्कतों का सामना करेंगे। ठीक है, तो उसी सामना को ख़त्म करने के लिए, उसी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इतिहास में एक चैप्टर है जिसका नाम है जनरलाइजेशन। और आप भी किसी चीज़ का जनरलाइजेशन करते हैं, जैसे आप रिसर्च करते हैं तो आप ऐसा नहीं कि हूबहू जो फैक्ट मिलता है आप उसको वैसे ही नहीं करते हैं, लिखते हैं, आप उसको अपने भाषा में तब्दील करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जब तक किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं करेंगे तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, आपका अप्रोच बहुत सीमित लोगों तक रह जाएगा। इसलिए सामान्यीकरण का इम्पोर्टेंस इतिहास में बहुत ही ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, दूसरे नंबर पे कार्य कारण संबंध। इस चैप्टर में हम लोग यह पढ़ते हैं कि दुनिया में कोई भी वैसा कार्य नहीं है जो बिना किसी कारण का होता है। उसी तरीके से आप इतिहास के छात्र हैं तो आपने भी कभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि इतिहास में कोई भी घटना घटती है, चाहे कोई युद्ध हो, चाहे कोई रिवोल्ट हो, चाहे कोई क्रांति हो, चाहे फिर किसी भी तरीके की कोई भी ऐतिहासिक घटना हो, उसके पीछे कुछ न कुछ जिम्मेदार कारक जरूर होते हैं। तो यह जो एक फिलॉसफी का थ्योरी है जिसमें बताया जाता है कि कोई भी कार्य बिना किसी कारण का संभव नहीं है, किसी न किसी कारण के वजह से ही कोई न कोई कार्य संभव होता है। ध्यान रखिएगा। तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, आखिर जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके क्या ऑब्जेक्टिविटीज़ होंगे, उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। और इसी में है व्याख्या, यानी कि किसी भी फैक्ट को जब आप कलेक्ट करते हैं तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथे चैप्टर पे आते हैं। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे इतिहास क्या है, इतिहास क्या विचारधारा, इतिहास में डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ आए हैं, आइडियोलॉजी आए हैं, उसके बारे में देखेंगे। और इतिहास और विचारधारा का संबंध समाज से कैसे है,
समाज कैसे कोरिलेटेड है इतिहास के साथ, डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ के साथ। एक सोसाइटी का निर्माण एक विचारधारा वाले समाज लोगों से नहीं होता है, बल्कि आप देखोगे स्पेशली कई कंट्रीज़ में, जैसे हम लोग भारत का उदाहरण लेते हैं, तो एक समाज का निर्माण सिर्फ एक आइडिया वाले लोग से नहीं हुआ है, बल्कि एक ही समाज में डिफरेंट टाइप के आइडियोलॉजी वाले, डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ वाले व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में चौथे नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाएं। पांचवा जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा यूनानी रोमन परंपरा। ग्रीको रोमन ट्रेडिशन, यानी कि अच्छा चलो उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए पारंपरिक चीनी, है ना, चीनी इतिहास लेखन। उसके बाद हम लोग 7वें नंबर अध्याय के रूप में पढ़ेंगे प्राचीन भारत में इतिहास लेखन। इसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे ग्रीको रोमन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। एंड 6ठे नंबर के बारे में अंग्रेजी में लिखेंगे ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। एंड 7वें नंबर के बारे में लिखेंगे प्राचीन भारत में इतिहास लेखन, हिस्ट्री राइटिंग इन एंशिएंट इंडिया। ग्रीको रोमन जो ट्रेडिशन है हिस्टोग्राफी का, उसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इतिहास लिखने की जो शुरुआत हुई है वह ग्रीक रोमन ट्रेडिशन के अंतर्गत ही हुई है। तो जैसे जैसे इतिहास लेखन की शुरुआत होती है वैसे वैसे ही एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ग्रीको रोमन ट्रेडिशन में हम लोग यह पढ़ेंगे कि ग्रीक के जो हिस्टोरियन हुए हैं, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हिस्ट्री राइटिंग में, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ रोमन के बारे में भी इसी में पढ़ेंगे। इन दोनों का क्या इतिहास में कंट्रीब्यूशन रहा, इन दोनों विचारधारा वाले लोगों का क्या आइडिया था, उनके क्या योगदान रहे, उनका टाइम फ्रेम क्या था और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा समाज पर। 6ठे नंबर पे बात करेंगे पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन, ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोग्राफी, अंग्रेजी में लिखेंगे आप। इसमें हम लोग यह पढ़ेंगे कि जैसे चीन में जो इतिहास लिखा गया, जैसे आप सुनोगे कन्फ्यूशियस ने अपने दौर में लिखा था इतिहास चीन का। चीन के फिर जो ऑफिसर्स हुए उन सभी लोगों ने अपने तरीके से इतिहास को लिखा था। तो चीन के लोगों ने, चाइनीज हिस्टोरियन ने हिस्टोग्राफी में किन किन चीज़ों को लिखा, किन किन चीज़ों को शामिल किया, उन्होंने इतिहास लेखन में किन चीज़ पे फोकस किया, किस चीज़ को केंद्र में रखा, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और चीनी इतिहास लेखन की क्या यदि तारीफ़ की जाए तो उसमें क्या काबिलियत है, उसके मेरिट्स क्या हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं, उसके बारे में भी एक एक करके यहाँ पर चर्चा होगी। चलो, और 7वें नंबर पे देखिए प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की यदि बात की जाए तो आप देखेंगे कि एंशिएंट हिस्टोग्राफी जब आप पढ़ेंगे इंडिया के, तो उसमें वंश लिखने का, चरित्र लिखने का, जैसे हर्ष चरित आप पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया राजतरंगिणी, ये सभी के सभी प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के सोर्स हैं। यानी इन सभी का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि जब प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जा रहा था तो उसमें कौन कौन से मुख्य तौर पे राइटर थे और उन्होंने किस शैली का इस्तेमाल किया और किन किन चीज़ों को लिखते थे और कैसे वो लोग किस सब्जेक्ट को केंद्र में रख करके हिस्टोग्राफी को, इतिहास लिखने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले चैप्टर पे, और अगला जो होगा हमारा, यह 7वां हो गया। और अब आते हैं हम लोग 8वें नंबर पे। ठीक है, 8वां जो हमारा होगा मेरे ख्याल से मध्यकालीन इतिहास लेखन। ठीक है, लिखें
मध्यकालीन हिस्टोरियोग्राफी। यहाँ पे लिख लीजिएगा वेस्टर्न। 9वें नंबर पे लिखें और 9वां होगा मध्यकालीन इतिहास लेखन। लेकिन इसमें पढ़ेंगे अरबी और फारसी के बारे में। फारसी को अंग्रेजी में पर्शियन बोलते हैं, है ना। अरबी को अरबिक ही बोलते हैं। 10वें नंबर पे लिखें मध्यकालीन इतिहास लेखन। लेकिन यहाँ पर अरबी फारसी वाले लोगों के वगैरह में नहीं पढ़ के इंडो पर्शियन के बारे में पढ़ेंगे। और 11वें नंबर पे लिखें लोकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लोकल हिस्ट्री नहीं लिख करके लिखिए लोकल हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, चलो स्थानीय इतिहास, लोकल हिस्ट्री या हिस्टोरियोग्राफी। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन हिस्टोग्राफी वेस्टर्न में हम लोग यह पढ़ेंगे कि जब पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिम कहने का क्या अर्थ है? यूरोप, है ना। पश्चिम का संबंध यहाँ से यहाँ पर यूरोप से है। तो यूरोप में मध्यकालीन पीरियड में जब इतिहास लिखा जा रहा था तो किन किन चीज़ों को केंद्र में करके लिखा जा रहा था और कौन कौन से टॉपिक पे, कौन कौन से बिंदु पे उन लोगों ने फोकस किया था और किस तरीके से इतिहास लेखन को अंजाम दिया था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेम पीरियड में, है ना। सेम पीरियड का मतलब मध्यकालीन पीरियड में ही, मेडिएवल पीरियड में ही अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी में, यानी अरबिक लोग जब अपना इतिहास लिख रहे थे, पर्शियन लोग जब लिख रहे थे, तो उन लोग जब इतिहास को लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत किए तो उन लोगों ने इतिहास लेखन में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की और किन किन बिंदुओं को केंद्र में रख करके उसे लिखा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। और सेम पीरियड में हम लोग देखेंगे कि इंडो और पर्शियन, ठीक है, पर्शिया के लोग और हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, इंडिया के लोग ने मिलकर के जो एक नए इतिहास लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत की, उसमें किन किन चीज़ों को केंद्र में रख के लिखा गया, इसके बारे में अध्याय नंबर 10 में हम लोग अध्ययन करेंगे। और 11वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे जब लोकल इतिहास लिखा गया तो उसमें किन किन चीज़ों को फोकस किया गया और कहाँ कहाँ का लिखा गया, उसके बारे में हमारी अध्ययन होगी। अगले चैप्टर के बारे में लिखें और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे 12वें नंबर, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्षवादी परंपरा। प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन। उसके बाद 13वें नंबर पे लिखें शास्त्रीय मार्क्सिस्ट इतिहास लेखन। चौदह नंबर पे 14 नंबर पे लिखेंगे आप अनाल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। ये फ्रांस का है, अनाल स्कूल। ठीक है। प्रत्यक्षवादी दर्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रत्यक्षवादी दर्शन के जो कई सारे स्कॉलर्स आए, उन्होंने चल करके आगे जो इतिहास लिखा, इसमें मुख्य तौर पे जो योगदान था अगस्त कोंट का था। यह भी फ्रांस का ही था। ठीक है, अगस्त कोंट। ठीक है, इसका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था और मुख्य तौर पे यही व्यक्ति था जिसने प्रत्यक्षवादी दर्शन को प्रतिपादित किया था और इस दर्शन की स्थापना करने का, या फिर यह कहो कि इतिहास लेखन में एक नए इतिहास लेखन के परंपरा के तौर पे इसे क्रिएट करने का जो क्रिएशन का जो सोर्स है वह अगस्त कोंट ही है।
अगस्त कोंत के आइडियोलॉजी के आधार पर ही इस इतिहास लेखन का विकास हुआ, इसकी स्थापना हुई। उसके बाद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बारे में, जो कि शास्त्रीय मार्क्सवादी यहाँ पर है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मार्क्स और एंजल्स की बात होगी, ठीक है, मार्क्स और एंजल्स की बात होगी। और उसके बाद एनाल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यह भी फ्रांस का ही है। और इसमें फाउंडर के तौर पे नाम मुख्य नाम जो है वह है मार्क ब्लॉक का। मार्क ब्लॉक भी कई जगह पर मिलेगा। मार्क ब्लॉक की एक किताब है, बहुत ही मशहूर किताब है ना, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है नेट के एग्जाम में, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। देखिए हिस्टोरियंस क्राफ्ट का मैं रिव्यू भी करूंगा, बहुत जल्द करने वाला हूं, ठीक है, उसको भी आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। मार्क ब्लॉक और लूसिया फ्रेबब इन दोनों ने मिलकर के अनाल इतिहास लेखन के, दोनों फ्रांस का व्यक्ति है, ठीक है। इसमें मुख्य तौर पे बात कर रहे हैं, अभी फ्रांस का, अभी फ्रांस का है, मार्क्स जर्मनी का था। हालांकि मार्क्स ने पूरा यूरोप घुमा, इसको भगा दिया गया था, उसके बारे में वहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना आप लिख लीजिए। तो इन लोगों का इतिहास लेखन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बारे में हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे, एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। इसी में एक और परंपरा है, आप लिख सकते हैं, उसको अनुभववादी परंपरा कहते हैं, अनुभववादी परंपरा, ठीक है। ये भी एक इतिहास लेखन का है। और एक और लिख सकते हैं आप, रॉन्केवादी। रॉन्केवादी का क्या मतलब है? रॉन्के एक फिलोसफर है फ्रांस का, उसने एक नए इतिहास लेखन को जन्म दिया था, तो उसके नाम पर एक अलग हिस्टोग्राफी के चैप्टर की शुरुआत हुई। रॉन्केवादी इतिहास लेखन के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे और बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार आप पढ़ लोगे मन लगा करके, एकदम दिल के साथ, दिल और दिमाग को बैलेंस करके आप एक साथ यदि आप पढ़ लीजिएगा तो फिर आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। और डेफिनेटली इतनी गारंटी देता हूं कि आपके आसपास जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे आप ज़्यादा बेहतर होंगे, 100% बेहतर होंगे। आप एक बार पढ़ करके देखिए और उसके बाद फिर आप उनसे किसी तरीके का इस पर डिबेट करें, सवाल करें, किसी भी तरीके से बहस करें, निश्चित तौर पे कोई भी फिर आपके सामने खड़ा होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि ईमानदारी के साथ आप हमारे साथ पढ़ते चलिए, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आप चलते रहें, बस रुके नहीं, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं ना। अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वह क्या पढ़ने वाले हैं? अगला जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 जो होगा वह मार्क्सिस्ट अप्रोच ही होगा, यानी कि वो जो शास्त्रीय मार्क्सवादी लेखन था। अब ये जो है रिसेंटली जो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी लिखा गया है, जिसमें कौन कौन है, जिसमें रोमिला थापर भी आएंगे, रामचरण शर्मा भी आएंगे, ये सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो हाल में जो मार्क्सिस्ट अप्रोच, रिसेंटली जो मार्क्सिस्ट अप्रोच चल करके आया है, उसमें किन किन चीज़ों को केंद्रित करके लिखा गया है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन होगी, ठीक है। तो यह रिसेंटली मार्क्सिस्ट अप्रोच यहाँ पर होगा। हिंदी के जो छात्र हैं वह लिख सकते हैं निवर्तमान मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी इतिहास लेखन, ठीक है, हिस्टोग्राफी लिख लें। और 16वें नंबर पे आप लिखें, इसमें होगा उत्तर आधुनिकतावादी, पोस्ट मॉडर्न जो हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत हुई मॉडर्न फेज के बाद, भारत की आज़ादी के बाद पोस्ट मॉडर्न फेज में जो हिस्टोग्राफी हुई उसके बारे में अध्ययन यहाँ पर होगी। और 17वें नंबर पे अध्याय में लिखें इतिहास में, देखो बहुत मज़ा आने वाला है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन हिस्ट्री। और अगले अध्याय लिखें 18वें नंबर पे रेस इन हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने बता दिया था पोस्ट मॉडर्न तक। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि जब इतिहास को लिखा गया तो उसमें आप देखोगे कि मुख्य तौर पे मेल डोमिनेंस रहा है इतिहास भी।
ठीक है। आप आप पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ लें तो आपके पास एक लेडी चल करके आती है, गिनी चुनी लेडी हैं, जैसे नूरजहाँ हैं, जैसे मुमताज़ हैं, जैसे आप रजिया का नाम लिया हमने, रजिया हैं। उसके अलावा आप जितने लोगों का आप नाम जानते हैं वह सभी के सभी कहीं ना कहीं मेल हैं। आप एंशिएंट इंडिया में भी चल करके जाएं तो वैदिक काल के वो 2-3 महिलाओं को छोड़ दें, अपाला, घोषा और विदुषी जो महिलाएं होती थीं उनको छोड़ दें तो पूरे के पूरे मेल डोमिनेंस इतिहास पे हावी रहा है। चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो महावीर हों, चाहे वो अजातशत्रु हों, चाहे वो अशोक हों, चाहे वो हर्षवर्धन हों, चाहे वो चंद्रगुप्त हों, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा हूँ, विक्रमादित्य की बात, या चंद्रगुप्त मौर्य हो, या फिर पुष्यमित्र शुंग हो, या फिर बृहदत्त हो, या फिर कोई और हो। पूरे एंशिएंट हिस्टोग्राफी को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मेल डोमिनेंस आपको हावी मिलेगा। मेडिएवल इंडिया में भी सेम चीज़ें हुई, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में तो मॉडर्न इंडिया में आते आते धीरे धीरे कर करके कई महिलाएं भी चल करके आई जिनका कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन मॉडर्न इंडिया का भी जब आप अध्ययन करोगे तो वहाँ पर भी मेल डोमिनेंस हावी रहा है। जैसे मॉडर्न इंडिया के इतिहास लेखन में जो जिन जिन लोगों ने इतिहास लिखा है उनके नाम को आप कलेक्ट करेंगे, जैसे सुमित सरकार हैं, जैसे आदित्य मुखर्जी हैं, बिपिन चंद्रा हैं, ये सारे लोगों ने ताराचंद हैं, आरसी मजूमदार हैं, इन सारे लोगों ने काम किया है मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है, आधुनिक भारत पे। इसमें भी आप देखेंगे कि मेल डोमिनेंस पूरी तरीके से हावी है। बहुत कम फीमेल हैं जिन्होंने लिखा है, बहुत कम फीमेल हिस्टोरियन हैं, जैसे आप रुमिला थापर का नाम जानते हैं, सुचेता महाजन का नाम जानते हैं, इस तरह से 2-4 लोगों का आप नाम जानते हैं। हालांकि इंडिया से बाहर कई लोगों ने इस पर काम किया है, लेकिन भारतीय परिदृश्य में बात की जाए तो यहाँ के सोसाइटी में, यहाँ तक कि इतिहास लेखन में भी मेल डोमिनेंस हावी रहा है। तो एक तो इतिहास लिखने वाला व्यक्ति मेल है, और इतिहास में जो चीज़ें लिखी जा रही है उस लेखन में भी मेल डोमिनेंस हावी रहा है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से इतिहासकारों ने इतिहास में किया, या फिर इतिहास ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ किया, ट्रांसजेंडर के साथ किया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे और बहुत ही विस्तार से अध्ययन होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद रेस इन हिस्ट्री। रेस इन हिस्ट्री का क्या मतलब है कि जितने टाइप के नस्ल के लोग थे उन सभी लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया है, इतिहास ने उनके साथ भेदभाव किया है। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि इतिहास ने भेदभाव किया है, लेकिन इतिहास भेदभाव नहीं करता है, भेदभाव इतिहासकार करते हैं, क्योंकि इतिहास तो इतिहासकार बनाता है। आप तो वह चीज़ पढ़ते हैं जो इतिहासकार आपके सामने प्रोवाइड करता है, आप वही चीज़ पढ़ते हैं, आप फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो इतिहास किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, बल्कि इतिहासकार किसी के साथ भेदभाव करता है इतिहास को सामने रख करके। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगले चैप्टर पे आते हैं। और अब आते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे, और अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 19। 2021 आ गया है और लोग बहुत पटाखा भी छोड़ रहे हैं, आपको आवाज़ जा रही होगी, तो उसके लिए असुविधा के लिए खेद है। हम लोग पढ़ाई को जारी रखते हैं ना। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉलोनियलिस्ट। कॉलोनियलिस्ट हिस्टोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें मुख्य तौर पे यह पढ़ेंगे, चलो क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं चैप्टर, ठीक है। उसके बाद है नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। उसके बाद 21वें नंबर, साथ में आप हिस्टोग्राफी लिख लेना, है ना। अगला है संप्रदायवादी, कम्युनलिस्ट, और अगले नंबर पे लिखें 22 नंबर पे मार्क्सिस्ट अप्रोच। और 23 नंबर पे लिखें कैम्ब्रिज स्कूल। अब देखिए उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में हम लोग यह पढ़ेंगे कि भारत में कई ऐसे इतिहासकार हुए हैं, भारत के अलावा बाहर भी,
जिन लोगों ने भारत के औपनिवेशिक पीरियड को अच्छा ठहराया है, जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल को सही माना था, यानी उपनिवेशवाद का जो दौर था उसको उन्होंने बेहतरीन दौर मान करके इतिहास को लिखा है, उसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन होगा। नेशनलिस्ट में इन्होंने नेशनलिस्ट लोग वो लोग हैं जिन्होंने भारत के हर रिवोल्ट को, जिनका अलग अलग डिमांड भी था, उन सभी रिवोल्ट को इन लोगों ने कहा कि ये लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन नेशनलिस्ट लोगों ने जब इतिहास को लिखा तो उन सभी लोगों ने सभी विद्रोह को उससे जोड़ करके देखा है, राष्ट्र के साथ जोड़ करके दिखाया है अपने इतिहास लेखन में। जैसे बीडी सावरकर हैं, ये सारे के सारे लोग राष्ट्रवादी इतिहासकार के तौर पे जाने जाते हैं। इन लोगों ने हर एक चीज़ को राष्ट्र के साथ कनेक्ट करके देखा। जैसे कई लोग 1857 के विद्रोह को एक मात्र सैन्य विद्रोह कहते हैं, लेकिन सावरकर उसे एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसको लेकर के भी बहुत भेद है, बहुत डिस्प्यूट है हिस्टोरियंस के बीच में, बहुत डिबेट है, तो हम लोग उस डिबेट को भी पढ़ेंगे। कम्युनलिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मुख्य तौर पे जिन्ना के इतिहास लेखन को पढ़ते हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा किए गए क्रियाकलाप को, जो कि संप्रदायवादी इतिहास लेखन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगले चैप्टर मार्क्सिस्ट अप्रोच में हम लोग पढ़ेंगे। मार्क्सिस्ट जो मेन अप्रोच है इतिहास लेखन का, मार्क्सवादी अप्रोच, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सभी इतिहासकारों के बारे में, जिसमें बिपिन चंद्रा से लेकर के रोमिला थापर तक सभी लोग होंगे। अगला है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, और कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी की शुरुआत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों ने मिलकर के की थी, इसीलिए इसका नाम है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी भी इतिहास लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, एक एक के बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ करके। अगला पढ़ते हैं, और अगला जो है, अब देखिए चैप्टर की संख्या बढ़ती जा रही है, 23 हो गई है। आप बोलोगे कि इतना तो हमने इतिहास में भी नहीं पढ़ना है, आज इतना आप हिस्टोग्राफी में बात कर रहे हो। तो देखो, हिस्टोग्राफी को आप पढ़ोगे तो न केवल आपको हिस्टोग्राफी का सवाल सोल्व करने में मदद करेगा, बल्कि संपूर्ण इतिहास का सवाल बनाने में आपको मदद करेगा। एक बार आप इतने पूरे चैप्टर को हिस्टोग्राफी को पढ़ गए, उसके बाद आप देखिएगा कम से कम 20 से 30 सवाल होंगे जो यूजीसी नेट के, जहां तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे, जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपका मेंटल कैपेसिटी बस होना चाहिए कि आप चीज़ों को एक निश्चित समय तक आप याद कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने तक, है ना, सवाल सोल्व करने तक। उसके बाद भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक याद होना चाहिए। अगला जो चैप्टर होगा 24 नंबर, उसको बोलते हैं जनोन्मुखी, जनोन्मुखी इतिहास लेखन। और 25 नंबर पे लिखें आप निम्न यह तो मैंने आपको पढ़ाया था, सबाल्टर्न स्टडीज, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। और 26 नंबर पे लिखें आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिकल हिस्ट्री। सत्ताईस नंबर पे आप लिखें किसान और मजदूर। और 28 नंबर पे लिखें जाति, जनजाति और लिंग भेद। और 29 नंबर पे दिख रहा है, चलो यहां लिख लेते हैं। 29 में क्या है, धर्म और संस्कृति। तीस में लिखेंगे पर्यावरण प्लस साइंस एंड टेक। देखो 24 नंबर का जो चैप्टर है जनोन्मुखी इतिहास लेखन में 2 शब्दों से बना है, जन जोर उन्मुख, यानी जन को लेकर, आम लोगों को केंद्र में रख करके इतिहास को लिखा गया है इस इतिहास लेखन के अंतर्गत। उसके बाद सबाल्टर्न के बारे में हमने आपको बताया था, इसको हिंदी में निम्न वर्गीय प्रसंग बोलते हैं, जिसमें निम्न वर्ग के लोगों को, निम्न वर्ग के जातियों को, निम्न वर्ग के जनजातियों को केंद्र में रख करके उनके इतिहास को लिखा गया है और अभी भी लिखा जा रहा है। इकोनॉमिकल हिस्ट्री में पढ़ेंगे आर्थिक इतिहास के बारे में, ठीक है। उसके बाद किसान और मजदूर में पढ़ेंगे कि इतिहास लेखन में किसान और मजदूर को कहाँ पर रखा गया है, कितना लिखा गया है, कितना लिखे जाने की और ज़रूरत है,
ठीक है। जाति जनजाति एवं लिंग भेद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हमने बताया आपको हिस्ट्री में जाति जनजाति में क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि कई सारे जातियों का इतिहास नहीं लिखा गया, क्योंकि यह डिपेंड करता है इतिहासकार के ऊपर कि वह किस जाति का इतिहास लिखना चाहता है, और वही जिस जाति का वह इतिहास लिखेगा वही इतिहास आपके पास चल करके आएगा, ध्यान रखिएगा। तो वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन होगा। उसका धर्म और संस्कृति की बात करें तो किस रिलीजन को फोकस किया गया, किस कल्चर को लिखा गया सेंट्रलाइज्ड करके, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। पर्यावरण एवं साइंस एंड टेक की बात करें तो इकोलॉजी पे, इन्वायरमेंट पे कितना लिखा गया है, कितना लिखे जाने की ज़रूरत है, क्या कंट्रीब्यूशन है और कितना और होना चाहिए। साइंस एंड टेक को कितना हिस्टोग्राफी में जगह मिला है, कितना और मिलना चाहिए, क्या कंट्रीब्यूशन है, किन लोगों ने आलोचना किया और कौन कौन से महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण किताबें हैं, कौन कौन से पुस्तकें हैं जिनको हमें अध्ययन करना चाहिए। तो यह था हिस्टोग्राफी का कंप्लीट पैकेज। यदि आप इतने सारे हिस्टोग्राफी को पढ़ लेते हो तो मेरी बात मानो, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि कोई भी आपके सामने टक्कर नहीं दे सकता। आप बहुत मज़ा आएगा। आप पीएचडी करने के लिए भी जाओगे तो फिर आपको समझो आधा काम आपका पहले ही हो चुका है। बहुत ही मज़ा आने वाला है साथियों। तो यह हमारे तरफ से आज चूँकि 2021 भी आ गया है, न्यू ईयर, तो हमारे तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी को इस साल आपका जेआरएफ मिले। आप जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपको उसमें आप सफल हों, आपको उसमें तरक्की मिले। उसके साथ साथ वैसे लोग जो प्रेमी हैं, जिनका प्रेम जीवन बहुत सफल रहे, जो शादीशुदा हैं, उनका वैवाहिक जीवन और बेहतरीन हो सके। हालांकि होता नहीं है, लेकिन और हो सके बेहतरीन। और इन्हीं सारी शब्दों के साथ इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं 2020 के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया साथियों। आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और न्यू ईयर में रिजोल्यूशन आप बढ़िया बढ़िया लीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, टेक केयर, कीप इन टच, बाय बाय।